हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आपका जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मानव जाति के लिए सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता है, क्या क्या हमको बेनिफिट्स हो रहे हैं। वास्तव में सूक्ष्म जीवों के बगैर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको पता है कि जो माइक्रोब्स वर्ड ही है, माइक्रो माने स्मॉल, आपको पता है ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। और माइक्रोऑर्गेनिज्म में आपके कौन कौन से आते हैं आपको पता है। बैक्टीरिया आते हैं, यहाँ पर हैं, वायरसेस आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। फिर आपके प्रियॉन्स आते हैं, प्रोटोजोआ, प्रियॉन्स, सम एल्गी, कुछ शैवाल भी हैं इसमें आते हैं, ठीक। तो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, प्रोटोजोआ हैं, प्रियॉन्स हैं, सम एल्गी हैं, रिकेट्सिया भी आते हैं यहाँ पर। ये सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म में आते हैं सूची। और सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस साइंटिस्ट ने किया वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा किसको देखा था? सूक्ष्म जीवों को देखा था। सूक्ष्म जीवों में बाद में पता चला किसको देखा था? बैक्टीरिया को देखा था। और इसीलिए इनको यहां पर क्या कहा गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों के पिता, ठीक है। अब यहां पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद हम माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है वो माइक्रोस्कोप से की जा सकती है। और वेरी स्मॉल साइज होता है, माइक्रोन में होता है, तो बिना माइक्रोस्कोप की स्टडी नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर आते हैं मेन टॉपिक में कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ह्यूमन वेलफेयर में, मनुष्य जाति के उन्नयन में या हमारी भलाई में कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या हैं, यूजफुल हैं। तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमें आते हैं यहाँ पर फूड इंडस्ट्री में, माइक्रोब्स इन फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री में भी मेनली जो है यहाँ पर किस में आते हैं? यहाँ पर किसमें? जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो फूड इंडस्ट्री में या फूड प्रोसेसिंग में हम कह सकते हैं। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है, इन डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मुख्य रूप से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट है वो है बैक्टीरिया। उसका नाम है LAB, नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इज वेरी यूजफुल इनटू द डेयरी इंडस्ट्री। और डेयरी इंडस्ट्री मेनली इसी पर बेस्ड है। अब जो डेयरी प्रोडक्ट्स के रूप में यहाँ पर सबसे पहले तो आता है मिल्क, ठीक है। फिर आता है कर्ड, फिर आता है योगर्ट, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर चीज़, फिर आता है यहाँ पर बटर मिल्क, ठीक है। फिर एटसेट्रा एटसेट्रा सारे सब्सटेंस आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें? कर्ड में आते हैं। मिल्क आपको पता है इट इज़ द नेचुरल प्रोडक्ट। अभी हमने इससे पहले काऊ बफेलो से बताया था किस तरह से मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कर्ड में। कर्ड क्या है? यहाँ पर पहले मिल्क को यहाँ पर बॉयल करते हैं। मिल्क इज बॉइल्ड अप टू 40 डिग्री एंड पहले लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल्क को हम क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। और फिर उसमें इनोकुलम मिला देते हैं। कौन सा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। एंड ऐड द इनोकुलम, LAB। अब क्या होगा कि एक यहाँ पर थिक प्रोडक्ट बन जाता है मिल्क से। जब हम 40 तक बॉयल करने के बाद उसको उसमें मिला देते हैं, तो बॉयल करने के बाद यहाँ पर क्या करना है? उसको ठंडा भी करना है। और इसमें जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है, स्पेशली लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया,
और इसमें एक एंजाइम होता है, कौन सा, लैक्टेज। ठीक है, कौन सा, लैक्टेज एंजाइम होता है, और लैक्टेज के कारण ही ये क्या कर देता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता रहता है लैक्टिक एसिड में। तो ये जो यहाँ पर लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर किस में, मिल्क में होती है, तो ये लैक्टेज को कन्वर्ट करके इसमें कर देता है लैक्टिक एसिड में, और इसीलिए कैसा हो जाता है, ये खट्टा होने लगता है समय के साथ साथ। फिर हम आते हैं यहाँ पर कर्ड के बाद योगर्ट में। इसमें क्या करते हैं, मिल्क इज हीटेड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, एंड देन कूल्ड टू 45 डिग्री से। पहले हम यहाँ लगभग 85 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं लगभग 40-45 डिग्री तक, और फिर उसमें स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस मिला देते हैं, एंड ऐड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस बैक्टीरिया। उसके कारण से क्या हो जाता है, ये थिक हो जाता है और हमें योगर्ट प्राप्त होता है। और ये जो है यहाँ पर ये रेडी हो जाता है, और ये प्रिजर्व्ड मिल्क है, इसका डिस्टिंक्ट टेक और थिक टेक्सचर होता है, विच कंटेन्स डिस्टिंक्ट टेस्ट एंड थिक नेचर। ठीक है, फिर इसके बाद योगर्ट के बाद हम आते हैं किसमें, बटर मिल्क में आते हैं। बटर मिल्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वास्तव में बटर मिल्क क्या होता है, ये एसिडुलेटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्किम्ड मिल्क में क्या करते हैं, यहाँ पर कल्चर कर देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस का। स्किम्ड मिल्क इज कल्चर्ड विद स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया की वैरायटी है क्रीमोरिस। अब जब इसको स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस से हम यहाँ पर कल्चर कर देते हैं, तो उसके कारण से एक डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, और ये एसिडुलेटेड प्रोडक्ट होता है, एंड एसिडुलेटेड प्रोडक्ट is called buttermilk। फिर हम आते हैं चीज़ में। पनीर मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, और सबसे एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है क्या, चीज़। तो ये भी यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट है या मिल्क प्रोडक्ट है। तो ओल्डेस्ट फूड आइटम है, करेक्टरिस्टिक जो फूड वैल्यू होती है, ओल्डेस्ट फूड आइटम करेक्टरिस्टिक टेक्सचर, टेस्ट एंड नेचर। अब क्या होगा, जो चीज़ होता है वो बहुत सारी वैरायटी का होता है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का चीज़ बनाया हुआ है, इसका फ्लेवर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। एक होता है स्विस चीज़, एक होता है रॉकफोर्टाई चीज़। द स्विस चीज़ नेचर और फ्लेवर भी अलग होता है, और एक होता है रॉकफोर्टी चीज़। अब देखिए, स्विस चीज़ और रॉकफोर्टी चीज़ में दोनों में फ्लेवर का अंतर है, टेस्ट का अंतर है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो प्रोपनियो बैक्टीरियम होता है उसके कारण से हो रहा है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई प्रोपनियो बैक्टीरियम, that contains holes due to emission of
ड्यू टू एमिशन ऑफ CO2। बहुत सारे CO2 निकलती है यहाँ पर, इसके कारण से उसमें जगह जगह क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, और इसी के कारण से यहाँ पर इसे स्विच चीज़ कहते हैं। जो रॉकफॉर्टी चीज़ है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर कि ये जो है फंगस से प्रोड्यूस हो रहा है, पेनिसिलियम रॉकफॉर्टाइज से। इट इज़ राइपेंड कल्चर्ड विद पेनिसिलियम रॉकफॉर्टाई फंगस। इस फंगस से कल्चर कराते हैं तो जो चीज़ बनता है वो रॉकफॉर्टाई चीज़ कहलाता है। और ये जो रॉकफॉर्टाई चीज़ है वो जो है उसका एक विशिष्ट फ्लेवर होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो एंजाइम रेनिन होता है वो रेनिन क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं चीज़ के बाद। देखिए अभी हमने कर्ड पढ़ लिया, योगर्ट पढ़ लिया, फिर बटर मिल्क पढ़ लिया, फिर चीज़ पढ़ लिया। इतने ही तरह के प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक होता है यहाँ पर टॉडी। आपने ताड़ का पेड़ देखा है सबने, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है और बेकर्स ईस्ट के द्वारा एक मेथड, ट्रेडिशनल ड्रिंक obtained by use of baker's yeast। बेकर्स ईस्ट में आपको पता है किसको कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। इससे कल्चर कराने पर जो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनता है उसको क्या कहते हैं, टॉडी कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर क्या होता है, स्वीट होता है, पाम शुगर और जैगरी से बनता है। पाम शुगर एंड जैगरी इज यूजफुल। फिर आपने देखा टॉडी के बाद एक और प्रोडक्ट आता है यहाँ पर, उसको कहते हैं डफ। सभी के घरों में यूज होता है। आपने कभी भी जलेबी बनते हुए देखा होगा तो मैदा एक दिन पहले फुलो के रख देते हैं लोग रात में हलवाई। घरों में भी जब हम लोगों के यहाँ इडली डोसा बनता है तो उसमें कहते हैं खमीर उठाना, ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन होता है तो जो ईस्ट यहाँ पर एयर में होते हैं वो नेचुरली हमारे मैदे में अंदर चले जाते हैं, और जब 2-4 घंटे उसको रखा रहता है तो उसके कारण से वो क्या हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है, फूल जाता है, खमीर उठ जाता है, तभी कोई चीज़ अच्छी बनती। यही कंडीशन केक बनाने में भी होता है, जो उसको स्पंजनेस आता है। तो डोसा इडली वगैरह में होता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये पफ्ड अपीयरेंस बाय यूज ऑफ बैक्टीरिया और फंगस। इसमें एक ल्यूकोनोस्टॉक है। ल्यूकोनोस्टॉक के द्वारा भी ये डफ प्रोड्यूस हो सकता है, और ल्यूकोनोस्टॉक के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पर ईस्ट भी हो सकते हैं। ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस आर ईस्ट। और ड्यू टू एमिशन ऑफ द CO2 प्रोड्यूस होने के कारण वो क्या होता है, उसका खमीर उठ जाता है। अब मानव जीवन के में जो सूक्ष्म जीव जो हेल्प कर रहे हैं उसमें डेयरी प्रोडक्ट के अलावा यहाँ पर सोयाबीन प्रिपरेशन है, कैफे प्रोडक्शन है। सोयाबीन प्रिपरेशन देख लेते हैं। सोयाबीन प्रिपरेशन, आपको पता है प्रोटीन का एक प्रचुर स्रोत होता है हमारा सोयाबीन, और उसी से क्या बनता है, सोया सॉस बनता है। तो ये सोयाबीन प्रिपरेशन, उसमें सोया सॉस बन सकता है, और एस्परजस ओराइजी बैक्टीरिया के द्वारा। तो सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस ओराइजी फंगस। अगर इस फंगस का यूज़ किया जाए तो आपने देखा जो हम लोग सोया सॉस यूज़ करते हैं
वो किससे बनता है, एस्परजिलोराइज़ी से बनता है। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस से बन सकता है और लैक्टोबैसिलस से बन सकता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब इसके अलावा सोयाबीन प्रिपरेशन के अलावा एक पता सब्सटेंस बनता है कैफिर। मोस्ट कॉमन नहीं है लेकिन हमारे कंट्री में फर्मेंटेड मिल्क होता है और लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। इट इज़ अ फर्मेंटेड मिल्क, फर्मेंटेड मिल्क ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया के यूज से एक फर्मेंटेड मिल्क बन जाता है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, कैफिर कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज में, इन बेकरी प्रोडक्ट, इन बेकरी, इन बेकरी में आपको पता है ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, सब बेकरी प्रोडक्ट हैं। तो बेकरी में क्या होता है, मेनली ईस्ट होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर ब्रेवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, बेकर्स ईस्ट। पूरा नाम क्या है आपका, सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। मोस्टली मैदा यूज़ होता है, फ्लोर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो स्टार्च होता है मैदे में, तो स्टार्च को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्च पहले डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या फिर माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। फिर सुक्रोज यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, और छोटा करके लिखें, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर एथेनॉल में प्लस CO2। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो सैक्रोमाइसिस सेरिविसी बेकरी में कैसे यूज़ होता है। तो पहले वो जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर सुक्रोज में। उसके बाद एक शुगर होती है, उसको कहते हैं यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है मोनोसैकेराइड्स में। और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेज के बाद एक एंजाइम होता है जाइमेज। दिस एंजाइम कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू द एथेनॉल प्लस CO2। और ये जो CO2 है वो लगातार बाहर निकलती है और इसी के कारण से ब्रेड में होल हो जाते हैं, छेद बन जाते हैं। तो बेकरी प्रोडक्ट में भी हमारा क्या यूज़ हो रहा है, ईस्ट का यूज़ हो रहा है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एल्कोहलिक इंडस्ट्री में आते हैं, इन एल्कोहल इंडस्ट्री, इन एल्कोहल इंडस्ट्री। एल्कोहल इंडस्ट्री में भी इसको ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट। अब एल्कोहल इंडस्ट्री में यहाँ पर मेनली ईस्ट ही है जो क्या करता है, तरह तरह के बेवरेजेस बनाता है। तो बेवरेजेस आर फर्मेंटेड, फर्मेंटेड बेवरेजेस लाइक ब्रांडी, रम, विस्की एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब बेवरेजेस हैं। और इन सब के लिए यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट यूज़ होता है। और ये जो ईस्ट हो रहा है यहाँ पर, और ये भी डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वाइन और बियर क्या है, नॉन डिस्टिल्ड हैं, वेयर वाइन एंड बियर आर नॉन डिस्टिल्ड beverages, others are distilled। बाकी सब क्या हैं, डिस्टिलेशन के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जो वाइन और बियर है यहाँ पर, वो क्या है, यहाँ पर नॉन डिस्टिल्ड है। अब हम आते हैं यहाँ पर एल्कोहल में। तो एल्कोहल का जो प्रोडक्ट है वो आपको पता है किस तरह से ब्रेड और बेकरी में काम आता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक में, इन मेडिसिन इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार से यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हेल्पफुल है। तो एक यहाँ पर टॉपिक आपने नाम सुना होगा इससे पहले भी, एंटीबायोटिक्स। क्या है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर द हार्मफुल केमिकल्स secreted by माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होने वाले ऐसे रासायनिक हानिकारक पदार्थ which kill or suppresses the growth of other neighboring microbes। ऐसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो अपने आसपास के सूक्ष्म जीवों की को मार देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, आर नोन एज, क्या कहलाते हैं वो? एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। एंटीबायोटिक्स हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंटीबायोसिस। हिंदी में कहते हैं प्रतिजीविता। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक is discovered by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले वर्ल्ड में साइंटिस्ट हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस and named it, क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। सबसे वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस की गई पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से, और जिसने प्रोड्यूस किया, इसने डिस्कवर किया, उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन सबसे पहले जो वर्ल्ड एंटीबायोटिक दिया वो वॉक्समैन ने दिया था। बट एंड अवार्डेड नोबेल प्राइज अवार्ड किया उन्होंने। लेकिन अकेले नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अलावा फ्लोरी एंड चेन भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यहां पर क्या किया? बहुत वर्क किया था। विद फ्लोरी एंड चेन। अब सबसे पहले जो वर्ड एंटीबायोटिक यूज किया गया, द वर्ड एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड बाय वॉक्समैन। एक साइंटिस्ट हुए हैं वॉक्समैन, उन्होंने सबसे पहले क्या वर्ड यूज़ किया? एंटीबायोटिक यूज़ किया। अब जो एंटीबायोटिक होता है वो कई तरह का हो सकता है। इट मे बी एंटीबायोटिक इज एल्गल ओरिजिन, या तो एल्गल ओरिजिन का हो सकता है, ठीक है ना। बैक्टीरियल ओरिजिन हो सकता है, बैक्टीरियल ओरिजिन, एंड फंगल ओरिजिन। शैवाल से, जीवाणु से और कवक से, किसी से भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो सकता है। हम यहाँ पर 4-6 एंटीबायोटिक के नाम लिख रहे हैं और उसकी ओरिजिन क्या है यहाँ पर। तो ये सबसे पहला यहाँ पर क्लोरेलिन। ये क्या है यहाँ पर? नेम ऑफ
एंटीबायोटिक। ठीक है, यहाँ पर है सोर्स, किससे प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है क्लोरेला से, और ये क्लोरेला है क्या? एल्गी है। ठीक है, एंड ये क्या है यहाँ पर? इफेक्ट्स। तो आप देखिए, सबसे पहले तो पेनिसिलिन खोजा गया, हमने यहाँ पर एक नाम लिखा है क्लोरेलिन, किससे प्राप्त हुआ है? क्लोरेला से। और ये जो इसका एक्शन है या इसका इफेक्ट्स है वो क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम। फिर हम आते हैं यहाँ पर कौन कौन से? फंगल ओरिजिन के। तो फंगल ओरिजिन में हम सबसे पहले पेनिसिलिन ले लेते हैं, किससे प्राप्त हुआ है यहाँ पर? पेनिसिलियम नोटेटम से। और ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो इफेक्ट है या एक्शन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और सब बहुत कई 50 साल तक केवल यही एक एंटीबायोटिक था, इसके अलावा कोई और मेडिसिन ही नहीं थी। तो टॉन्सिल के लिए, गोनोरा के लिए, रूमेटिक फीवर के लिए, निमोनिया के लिए, फॉर टॉन्सिल, गोनोरिया, निमोनिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, सबके लिए यूज़ होता है। अब आपने देखा है यहाँ पर फंगल ओरिजिन है वो क्या है? यहाँ पर पेनिसिलिन। इसके अलावा एक ग्राइसोफल में फ्यूमाजिलिन है। फ्यूमाजिलिन ये क्या था? ये फंगस था। ठीक है, इसके बाद जो एंटीबायोटिक है वो क्या है? फ्यूमाजिलिन है। और फ्यूमाजिलिन एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से प्रोड्यूस होता है, बाय एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये भी क्या है? फंगस है। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक आता है वो है ग्राइसोफल्विन। अब ग्राइसोफल्विन है, नाम देखिए आप, पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्विन, ग्राइसियोफल्विन। तो जो सोर्स है वो है पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्वम, पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्वम। क्या है ये? फंगस है। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब एक एल्गी से ओरिजिन से हो गया, 3 क्या है? फंजाई ओरिजिन के हो गए। अब हम किस में आते हैं? बैक्टीरियल ओरिजिन ले लेते हैं। अभी तक हमने बैक्टीरियल ओरिजिन नहीं लिया है। तो यहाँ पर नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। नियोमाइसिन, नियोमाइसिन ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। ठीक है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आपको पता है मेडिसिन्स जो होती हैं मोस्टली जब भी कोई डिसीज़ होता है तो हम एंटीबायोटिक जरूर लेते हैं। एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर जा करके जो जर्म्स होते हैं उसको क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है मोस्ट कॉमन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से प्राप्त हो रहा है। ये भी क्या होता है? इसका जो इफेक्ट या एक्शन होता है वो भी यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद हम क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली से प्राप्त होता है क्लोरोमाइसिटिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली। अब शायद नीचे जगह कम हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ इरेज कर रहा हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? क्लोरोमाइसिटिन प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद एक बहुत कॉमन है, आपने नाम सुना होगा, आरियोमाइसिन या टेट्रामाइसिन। टेरामाइसिन
या आरियोमाइसिन। ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस आरियोफेशियंस से। ठीक है ना, ये भी क्या है यहाँ पर, ये बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया। ये भी क्या था, यहाँ से बैक्टीरिया शुरू हो रहे हैं, इधर से। ये बैक्टीरियल ओरिजिन है, ये भी बैक्टीरियल ओरिजिन है, ये भी बैक्टीरियल ओरिजिन है, और ये भी क्या है, बैक्टीरियल ओरिजिन है। तो जो टेरामाइसिन या आरियोमाइसिन है ये मोस्ट कॉमन है, आपने नाम सुना होगा। निमोनिया से होपिंग कफ, आई इन्फेक्शन सब में काम आता है। तो यूज फॉर निमोनिया, होपिंग कफ एटसेट्रा। फिर देखिए ग्राइस, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन भी हो गया, एक है यहाँ पर जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है, माइक्रोमोनोस्पोरा से प्राप्त होता है। माइक्रोमोनोस्पोरा, माइक्रोमोनोस्पोरा से ऑब्टेन्ड हो रहा है। और क्या है यहाँ पर, नैरो रेंज का स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक है। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे देख लिए, एक और देख ली यहाँ पर कि पॉलीमिक्सिन भी होता है यहाँ पर, बेसिलस पॉलीमिक्सा से, पॉलीमिक्सिन बेसिलस पॉलीमिक्सा से। दीज आर द टाइप्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक की आपने हिस्ट्री देख ली, एंटीबायोटिक्स आपने नाम देख लिए, और एंटीबायोटिक्स का जो फंक्शन है डिसीज़ को क्या करना, नष्ट करना, जर्म्स को नष्ट करना, पैथोजेंस को। तो अभी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमने यहाँ पर मेडिकल फील्ड में एंटीबायोटिक्स देख लिया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर केमिकल्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे माइक्रोजम हैं जो देखिए दो तरह के एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड आपको पता है, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। दीज आर द इनऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन हम किस में क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हिंदी में कहते हैं यहाँ पर कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल में आपको पता है नींबू में कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टी बूटी में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हमारे यहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्राप्त होते हैं। तो एक जो यहाँ पर साइट्रिक अम्ल है या मैलिक अम्ल है वो एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है। साइट्रिक एसिड किससे पाया जाता है, लेमन से, विद द हेल्प ऑफ एस्परजिलस नाइगर। क्या है ये, फंगस है, नींबू में पाया जाता है, इसलिए मैंने लेमन लिख दिया है। एक यहाँ पर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड किसे पाया जाता है, पायरस मेलस में, एप्पल में ही पाया जाता है। ये भी किससे प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से। तो ये कार्बनिक अम्ल जो फर्मेंटेशन से प्राप्त हो रहे हैं, मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एसिडिक एसिड आपको पता है, एसिटिक एसिड है, विनेगर कहते हैं यहाँ पर, विनेगर। बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या है ये, बैक्टीरिया, इस जीवाणु से प्राप्त होता है। फिर अगर आप देख लें, एक होता है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड किससे प्राप्त होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्या है ये, यहाँ पर
बैक्टीरिया जीवाणु। साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एक होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? कर्ड में पाया जाता है, दही में, ठीक है। और किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, कर्ड में पाया जा रहा है। तो आप देखिए ये सब ऑर्गेनिक एसिड हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या बनता है? ऑक्सैलिक एसिड्स, ठीक है, खट्टी बूटी से ऑक्सैलिक बन जाता है। फिर गैलिक एसिड है और ग्लूकोनिक एसिड है। एक है गैलिक एसिड, गैलिक एसिड, ये भी प्राप्त हो रहा है बाय द एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर फंजाई। फिर यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड, देखिए गैलिक और ग्लूकोनिक में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर पेनिसिलियम परपियोजेनम से प्राप्त होता है और फार्मास्यूटिकल में यूज होता है बाय द पेनिसिलियम वैरायटी, पेनिसिलियम परप्यूरोजेनम। क्या है ये? फंजाई है, ठीक है, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जा रहा है ग्लूकोनिक एसिड का। तो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, इन सब का प्रोड्यूस हो रहा है। हम आते हैं नेक्स्ट में कि ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा यहाँ पर विटामिन्स प्रोडक्शन हो रहे हैं, विटामिन प्रोडक्शन। बहुत सारे विटामिन्स के निर्माण के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है। तो आपको पता है यहाँ पर कि जो ई कोलाई होता है, यहाँ पर ई कोलाई सिंथेसाइजेस विटामिन B12। तो विटामिन B12 के बनाने के लिए यहाँ पर ई कोलाई, जो यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, उसकी आवश्यकता होती है। एज वेल एज यहाँ पर जो विटामिन C है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनता है। विटामिन C विद हेल्प ऑफ एसिटोबैक्टर एसिटाई। ई कोलाई जो है विटामिन B12 को सिंथेसाइज कर रहा है, विटामिन C एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्रोड्यूस हो रहा है। और प्रोपनियोबैक्टीरियम द्वारा भी यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? विटामिन B12 एज वेल एज प्रोपनियोबैक्टीरियम, विटामिन B12 प्रोपनियोबैक्टीरियम। ठीक है। अब दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द विटामिन्स। और विटामिन जो B2 है, राइबोफ्लेविन, वो यहाँ पर एस्बिया गॉसिपियाई से प्रोड्यूस हो रहा है। विटामिन B2 एस्बिया गॉसिपियाई क्या है? ये फंगस है। इसके द्वारा यहाँ पर विटामिन B2 नॉट B12। तो आपको पता है B1 थायमीन होता है, B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, कौन सा है ये? राइबोफ्लेविन। और जो विटामिन B2 है, B12 है, वो कौन सा है? वो यहाँ पर साइनोकोबालामिन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि विटामिन B1 है कि B2 है। तो यहाँ पर जो B12 होता है वो साइनोकोबालामिन है, ये वाला, ये दिस इज द साइनोकोबालामिन। अब हम यहाँ पर आते हैं एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम आपको पता है बायो कैटालिस्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको फास्ट करते हैं। तो एंजाइम प्रोडक्शन,
जो एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं उसमें एमाइलेज है, लाइपेज है। तो आपको पता है यहाँ पर कि जो एमाइलेज होता है वो एस्परजिलस ओराइजी एस्परजिलस नाइगर से प्रोड्यूस हो रहा है। तो एमाइलेज क्या है यहाँ पर? स्टार्च डाइजेस्टर है, स्टार्च डाइजेस्टर। ठीक, एमाइल बने क्योंकि क्या होता है? मंड होता है। एज आपको पता है एंजाइम के आगे लगा होता है। तो बाई एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर कई बार वर्ड यूज हुआ है, आपको पता है फंजाई है, इसके द्वारा हमारे पास एमाइलेज एंजाइम प्राप्त होता है, या एस्परजिलस ओराइजी भी इसमें हेल्प करता है। एंड एस्परजिलस ओराइजी as well as rhizopus, these are all the fungi। ठीक, अब हम एमाइलेज के बाद नेक्स्ट आते हैं। एक होता है यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम और एक क्या होता है? लाइपेज। तो अलग अलग तरह के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या, वो पढ़ रहे हैं जो प्रोटीएज होते हैं। प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेस्टर, प्रोटीन डाइजेस्टर। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? ये भी एस्परजिलस ओराइजी एंड वैराइटीज ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंगस की जो वैरायटी होती है उससे और एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक से, दोनों से यहाँ पर प्रोटीन एंजाइम प्राप्त होता है। और ये क्या करता है यहाँ पर कि चीज़ को सॉफ्ट कर देता है। यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ चीज़, मीट एंड अदर्स। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम फिशेस। फिशेस से ऑयल निकालने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो है यहाँ पर पैक्टिनेज। पैक्टिनेज बाय द यूज ऑफ द एस्परजिलस नाइगर। इस फंगस से एंजाइम प्राप्त होता है दैट सॉफ्टन्स द सेल वॉल। सेल वॉल को सॉफ्ट करने के लिए एस्परजिलस नाइगर नामक फंगस से जो सब्सटेंस प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड द पैक्टिनेज। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये भी इंपॉर्टेंट है। streptokinase enzyme is obtained from Streptococcus bacteria। जो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया है उससे जो एंजाइम प्राप्त हो रहा है इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसे टीपीए भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है। also known as TPA। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तव में कि TPA है क्या, तो आपको बताएं जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, आल्सो कॉल्ड द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर and used for removing the blood clot in पेशेंट्स के ऑपरेशन के समय जो ब्लड क्लॉट पड़ जाते हैं उस ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए
स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम यूज़ किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन एक सब्सटेंस होता है बायोएक्टिव इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, वो भी ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होता है। साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज ए इम्यूनो सप्रेसिव substance obtained by, अब आप सोचिए इम्यूनो सप्रेसिव सब्सटेंस की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो उसके लिए ये बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है, बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, which is very important for organ transplantation। अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराना है तो आपको ये वाला जो फंगस है उस फंगस से साइक्लोस्पोरिन ए सब्सटेंस प्राप्त करना पड़ेगा, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। अदरवाइज ऑर्गन को क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा इन द एब्सेंस ऑफ द साइक्लोस्पोरिन ए। तो आप देखिए माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर ना होते तो हमारे शरीर में इतने सारे जो वैरायटी के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो शरीर में नहीं बन पाते। इसके अलावा एक यहाँ पर स्टैटिन है, स्टैटिन इस साइक्लोस्पोरिन की तरह स्टैटिन भी एक पदार्थ है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है, decreases the cholesterol level of body, cholesterol level of body obtained by fungus मोनेकस। तो मोनेकस नामक फंगस से जो सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है स्टैटिन, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। और आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल, आपकी ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए, हार्ट अटैक के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम आते हैं यहाँ पर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं। आपको पता है कि जो भी एसकीटी मटेरियल के साथ जो है जो वाटर निकलता है सबको मिलाकर क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पर दो प्रकार का होता है। यहाँ पर कौन कौन सा, एक सीवेज ट्रीटमेंट फर्स्ट पार्ट होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो फिजिकल होता है, उसमें भौतिक विधियों द्वारा, उसमें कहते हैं सेडिमेंटेशन कहते हैं, उसमें यहाँ पर जो ग्रेवल्स है उसका भी यूज़ किया जाता है और सेडिमेंटेशन का, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। इसके द्वारा यहाँ पर फिजिकल जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो इफ्लुएंट्स भेजा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। अब माइक्रोब्स क्या करते हैं, यहाँ पर एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में यूज़ होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस को कैसे बदल देते हैं, यहाँ पर हार्मलेस सब्सटेंस में बदल देते हैं और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में काम आता है। तो ये फिल्ट्रेशन करते हैं एज वेल एज वेरियस प्रोसेस होती है यहाँ पर। एरेशन टैंक, माइक्रोब्स इन एरेशन टैंक विच इंक्रीजेज BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और BOD बढ़ने का मतलब वाटर हाईली पोल्यूटेड है और किसी तरह से इस हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में बदल करके और कहाँ निकाल दिया था, बाहर भेजा जाता है
ताकि कम से कम क्या हो जाए, लॉस होए। इसके अलावा यहाँ पर इससे क्या होता है, गंगा एक्शन प्लांट के थ्रू जो है, और इस वाली प्रोसेस में इसी के साथ साथ सेकेंड ट्रीटमेंट में बाद में क्या बनता है, बायोगैस। बायोगैस, अब जो बायोगैस होती है उसमें मेनली मेथेन होता है, ठीक है। मेथेन के साथ थोड़ी मात्रा में CO2 होती है, N2 होती है, एक्सेट्रा सब्सटेंस होते हैं। और जो बायोगैस बनाई जाती है उसके लिए जो प्लांट बनता है दैट इज आल्सो कॉल्ड द, किसमें बनता है, बायोगैस प्लांट में। अब ये जो बायोगैस होती है इसको यहाँ पर मेथेन गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। काम कहे में आती है, यूज्ड इन कुकिंग, लाइटनिंग, ठीक है, एंड इन अदर पर्पस। अब यहाँ पर बायोगैस प्लांट के बनाने में, इसको बनाने में मेनली कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया यूज, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया इज यूज्ड, ठीक। तो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया यूज होते हैं, इसके कारण से बायोगैस बनती है, मेथेन गैस भी इसको कहते हैं। और ये यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग द्वारा और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए हैं और मेंटेन्ड बाई यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में है। एंड खादी ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग, तो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और खादी ग्रामोद्योग द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो KYIC कहते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KYIC, खादी ठीक है। तो के से क्या हो गया, खादी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये बायोगैस प्लांट हो गया। बायोगैस प्लांट के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, यूज ऑफ माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों का किस किस चीज़ में उपयोग हो सकता है। तो एज हो सकता है एज फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। एक होता है फर्टिलाइजर, एक बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक, फर्टिलाइजर तो केमिकल को कहते हैं जो रासायनिक उर्वरक होते हैं। बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन सिंथेसिस में, ठीक है, कि किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब आपको पता है, द कन्वर्जन ऑफ द अनयूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू द यूटिलाइजेबल फॉर्म। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको किसी न किसी फॉर्म में कैसे बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये बैक्टीरिया द्वारा भी हो सकता है, और बैक्टीरिया के अलावा किससे हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा। तो ये बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है और ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा हो सकता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा था, ये था नोस्टॉक, एनाबिना, माइक्रोस्पोरा, ऑसिलेटोरिया। और बैक्टीरिया में कौन कौन से थे, ये था राइजोबियम। तो बैक्टीरिया में दो तरह के हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं और फ्री लिविंग हो सकते हैं। तो हमारा जो राइजोबियम था वो कैसा था, यहाँ पर सिम्बायोटिक था, और एजोस्पर्म एजाटोबैक्टर कैसे थे, फ्री लिविंग थे। ये था सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, ठीक है। और एजोस्पाइरिलम ये कैसा था, यहाँ पर फ्री लिविंग था, ठीक। अब इसके बाद ऑक्सीजन सोर्स के रूप में तो आपको पता है ही, O2 सोर्स इन स्पेसशिप,
कौन यूज़ होता है? क्लोरेला यूज़ होता है। ठीक। और फूड सोर्स के रूप में, फूड सोर्स, तो यहाँ पर जो क्लोरेला है, क्लोरेला इज रिच इन विटामिन ए एंड प्रोटीन। तो ये फूड सोर्स के रूप में भी क्लोरेला क्या हो रहा है? यूज़फुल हो रहा है। रिसर्च में काम आ सकता है। रिसर्च में कौन कौन काम आया है यहाँ पर? न्यूरोस्पोरा, ठीक है ना, कौन काम आया है? न्यूरोस्पोरा काम आया है रिसर्च के लिए। एसिटाबुलेरिया और ई कोलाई एंड एसिटाबुलेरिया, ये किस में काम आए हैं? रिसर्च में काम आए हैं। फिर से पेट्रोलियम प्रोडक्शन में बोट्रिकोकस है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन। बोट्रिकोकस, ब्राउनी, बोट्रिकोकस ब्राउनी, ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए, ये माइक्रोब्स हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है। फॉर डिकम्पोजिशन के लिए जो बेसिलस की वैरायटी है, फॉर डिकम्पोजिशन, बेसिलस रेमोसस एंड बेसिलस माइक्वाइड्स, बेसिलस माइक्वाइड्स, ये दोनों बैक्टीरिया हैं जो हमारे किस में काम आ रहे हैं? डिकम्पोजिशन के काम आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसे कहते हैं यहाँ पर कि बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट। अगर मान लीजिए कि हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं तो हम यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल करते हैं, केमिकल कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि किसी भी ऐसे केमिकल का उपयोग नहीं करना है जिससे इन्वायरमेंट क्या हो? पॉल्यूटेड हो। तो इको फ्रेंडली करना है। तो सूक्ष्म जीव ही हानिकारक सूक्ष्म जीव को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल एजेंट। एक गैम्बूसिया फिश होती है, गैम्बूसिया फिश फीड्स द लार्वा ऑफ मॉस्किटो। अब मॉस्किटो के लार्वा को नेचुरल रूप से खाने वाली जो फिश है, गैम्बूसिया फिश, ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कार्य कर रही है। इसी तरह से जो बायो हर्बिसाइड हैं, यहाँ पर फाइटोप्थोरा होता है, फाइटोप्थोरा आल्सो एक्ट एज बायो हर्बिसाइड which control ओवरग्रोथ। अगर किसी जो है सूक्ष्म जीव की ओवरग्रोथ हो रही है तो यहाँ जो फाइटोप्थोरा है हमारा, ये ओवरग्रोथ को रोक रहा है। किसका? मिल्कवीड वाइन्स, ओवरग्रोथ ऑफ मिल्कवीड वाइन्स। तो इसकी ओवरग्रोथ को रोकने के लिए क्या है? फाइटोप्थोरा है। जो गैम्बूसिया फिश है वो मॉस्किटो के लार्वा को नेचुरल रूप से क्या करती रहती है? नष्ट करती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्राइकोडर्मा है वो क्या करते हैं? पैथोजेंस को नष्ट करते हैं। ट्राइकोडर्मा फंगस, ट्राइकोडर्मा फंगस damages the harmful pathogens। हार्मफुल पैथोजेंस को क्या कर रहे हैं? ये नष्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो बीटी, बेसिलस थूरीजेंसिस नाम सुना है आपने? बेसिलस थूरीजिएंसिस, बीटी इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल pathogens by releasing the टॉक्सिन को रिलीज करता है, जिससे बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेंस या इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं? नेचुरली नष्ट हो जाते हैं। एक बैक्लो वायरस होता है, वो बहुत सारे यहाँ पैथोजेनिक वायरस से बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को नष्ट कर देता है।
बैकुलोवायरस। डैमेज द हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। पेस्ट को भी नष्ट करता है, इंसेक्ट को भी नष्ट करता है। ठीक है, ये आप वेरियस टाइप के बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। अभी बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए हैं। इस लिमिटेड टाइम में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर कैप्चर कर पाए हैं उतना हमने बताया कि ऑक्सीजन सोर्स के रूप में, डेयरी इंडस्ट्री में, यहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, इसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, वैक्सीन की फॉर्मेशन में, एज वेल एज एंटीबायोटिक के निर्माण में। ठीक है, और एंटीबायोटिक के अलावा एंजाइम के निर्माण में, ऑर्गेनिक एसिड के निर्माण में, विटामिन्स के निर्माण में, पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन में, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जो डेली लाइफ के लिए हमारे यूज़फुल हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो टोबैको में क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तो फर्मेंटेशन ऑफ टोबैको, फर्मेंटेशन ऑफ टोबैको, टी, एज वेल एज जो है क्या पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या करते हैं, थ्रेड्स, जो धागे प्राप्त करते हैं, थ्रेड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ थ्रेड्स। ये सब किसके द्वारा यूज हो रहे हैं यहाँ पर, बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन हो रहा है। तो बेसिलस मेगाथीरियम एक बैक्टीरिया होता है, बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस मेगाथीरियम, ये बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो अलग अलग फ्लेवर की टोबैको में अलग अलग फ्लेवर आता है, टी में अलग अलग फ्लेवर आता है, जबकि स्पीशीज तो एक ही है, निकोटियाना टोबैकम और थियासाइनेंसिस। लेकिन अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट करने के कारण अलग अलग क्या आता है, टेस्ट आता है। तो दीज आर द वेरियस माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट दिन लेंगे। ओके, थैंक यू।